एक औरत का फैसला। कटघरे में खड़ी थी ईशे, इल्जाम था 2 लोगों के कत्ल का। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन उसकी पूरी कहानी सुनकर जज भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। ईशरी, तुम पर इल्जाम है कि तुमने बिशन सिंह और काला सिंह का कत्ल किया है। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करती हो? हुजूर, मैंने कत्ल किए हैं, ये तो मुझे कबूल है, लेकिन मैं इसको जुर्म नहीं मानती। तुम्हारा कोई वकील? हुजूर, न मेरे पास वकील करने लायक पैसे हैं, न मैं चाहती हूँ कि कोई वकील मेरी मदद को आए। तुम चाहो तो अदालत तुम्हें वकील मुहैया करा सकती है। माए बाप, आप इतने मेहरबान हैं तो धीरज धरकर मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला लिखना है लिख लीजिए। हाँ कहो, क्या कहना है? ये कहकर जज ने कुर्सी की पीठ पर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और ईशई की ओर देखने लगा। हुजूर, 25 साल पहले मेरे बापू बिशन सिंह के पिता सरदारा सिंह के पास खेत मजदूरी का काम करता था। मेरी माँ उसके घर पर काम करती थी। एक बार सरदारा सिंह की पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके गई हुई थी। सरदारा सिंह के 3 मित्र कहीं बाहर से आ गए। हमारी बिरादरी का बीरू भी उनके घर पर गाय भैंसों की देखभाल का काम करता था। बीरू और मेरी माँ को मेहमानों की सेवा करने पर लगा दिया गया। उन चारों ने बैठकर खूब शराब पी। बीरू और माँ ने उनके लिए मुर्गा भूना, उनके लिए रोटी पकाई। मेरी माँ जूठे बर्तन उठाने के लिए अंदर गई तो सरदारा सिंह ने उचककर उसकी बाँह पकड़ी और उसको चारपाई पर गिरा लिया। मेरी माँ ने बहुत हाथ पांव जोड़े, मिन्नत की, अपनी इज्जत का वास्ता दिया, अपने शादीशुदा और एक बच्ची की माँ होने की दुहाई दी, लेकिन उसकी एक न चली। माँ ने वहां से भाग निकलने की भरपूर कोशिश की। इस कोशिश में उसके कपड़े तार तार हो गए। अपने हाथों से अपनी नंगी छातियां ढकती हुई वो बार बार वहां से भाग खड़े होने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब न हो सकी। 8 हाथ एक साथ उसके शरीर को नोच रहे थे। वो दहाड़े मारकर रोई, लेकिन सिवा बीरू के वहां उसकी सुनने वाला कोई न था। बीरू नीची जात का बेबस मजबूर, उनका नौकर, उनके टुकड़ों पर अपना परिवार पालने वाला नाली का कीड़ा जैसा था। उसकी हैसियत ही क्या थी? वो देखता रहा बर्बरता का नंगा नाच। चारों ने बारी बारी से मेरी माँ का रेप किया और फिर शराब के गिलास भर लिए। अपनी लुटी हुई इज्जत और फटे हुए कपड़े लेकर माँ उनके कमरे से बाहर निकली तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर अपने पति और अपनी बच्ची को क्या मुंह दिखाएगी। कुछ पल सरदारा सिंह के आंगन में खड़ी होकर उसने कुछ सोचा और उसके घर से निकलकर मोहल्ले के कुएं में छलांग लगा दी। बीरू में न मेरी माँ के पीछे दौड़कर उसको बचाने की हिम्मत थी, न हौसला। सवेरे मोहल्ले वालों ने मेरी माँ की लाश बाहर निकाली और आत्महत्या का मामला बताकर लाश मेरे बापू के हवाले कर दी। योर ऑनर, कुछ कहने का प्रयास किया सरकारी वकील ने, लेकिन हाथ के इशारे से मना कर दिया। जज ने कहा, कहने दो इसे। हुजूर, मैं उस वक्त 5 साल की थी। अपनी छाती पर पड़ा मनोबोझ हल्का करने के लिए बीरू ने सारी कहानी मेरे बापू को सुनाई तो मैंने सुन ली। मेरे तनबन में आग लग गई। मैंने कहा, मैं सरदारा सिंह का खून पी जाऊंगी, लेकिन मुझे समझा गया कि हम नीची जात के लोगों की हैसियत नाली के कीड़ों की सी होती है। पिछले जन्म के कर्मों का फल है कि हम नीच जात में जन्म लेते हैं। हमारे शरीर इन ऊंची जात के लोगों के लिए खिलौने हैं। वे जब चाहें खेलें और जब चाहें किसी खिलौने को फेंक दें। कई दिन तक रो धो कर मैंने मान लिया कि माँ के साथ जो हुआ वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल था। मैं 14 साल की हुई तो मुझे भी सरदारा सिंह के घर काम करने के लिए लगा दिया गया। एक लंबी आह भरकर ईशई ने आगे कहा। 20 साल बाद इतिहास ने अपने को दोहराया। गांव के बाहर सरदारा सिंह के खेत हैं। खेतों में मोटर लगी हुई है जिसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है। सरदारा सिंह के बेटे बिशन सिंह का मित्र काला सिंह कहीं बाहर से आया हुआ था। वो उसे लेकर मोटर वाले कमरे में चला गया। खेतों की रखवाली करने वाले भीमा ने कमरे में चारपाई बिछा दी और सामने तिपाई रख दी। तिपाई पर 2 गिलास और शराब की बोतल सजा दी। दोनों दोस्त बैठकर गुलछर्रे उड़ाने लगे। बिशन सिंह की माँ ने मुर्गा भूना, पापड़ भूने, रोटी सेंकी और टिफिन में डालकर मुझसे कहा कि जाकर मोटर पर दे आऊं। मैं टिफिन लेकर मोटर पर पहुंची तो दोनों को शराब खूब चढ़ी हुई थी। दोनों बार बार एक दूसरे को गले लगाकर चूमाचाटी कर रहे थे। जैसे ही मैंने टिफिन तिपाई पर रखा, बिशन सिंह ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे चारपाई पर गिरा लिया। मैंने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन 2 राक्षसों के सामने मैं हार गई। फिर दोनों ने मेरा रेप किया और मुझसे कहा, जा घर जा, रात बहुत हो गई। मैं मोटर वाले कमरे से बाहर निकली तो मैंने निश्चय किया कि मैं अपनी लुटी हुई इज्जत लेकर न घर जाऊंगी, न किसी कुएं में कूद कर जान दूंगी। मैंने भीमा से कहा, तू तो हमारी जात का है, अपनी जबान बंद रख और मुझको यहीं खेतों में छिपकर सो जाने दे। भीमा मान गया। मैं गेहूं के खेत में जा लेटी। आधी रात तक इंतजार किया मैंने। मोटर वाले कमरे में पड़ी कुल्हाड़ी मैंने देख ली थी। शराब के नशे में गाकर लहराकर दोनों वहीं चारपाई पर गिरकर सो गए।
मैं चुपके से कमरे में गई और कुल्हाड़ी उठाकर दोनों की गर्दनें उड़ा दी। उनके नापाक लहू से लथपथ कुल्हाड़ी लाकर मैंने उसी कुएं में फेंक दी जिसमें कूदकर 25 वर्ष पहले मेरी माँ ने जान दी थी। यह मेरी श्रद्धांजलि थी अपनी माँ को। ये सब कहते कहते हौंफने सी लग गई ईशई, लेकिन वो थकी नहीं थी। हुजूर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। 2 राक्षसों का वध किया है। मुझे मालूम है कि आप मुझे फांसी की सजा सुनाएंगे। औरत की जिंदगी का तो अंजाम ही यही है जनाब। अगर उसकी इज्जत लूट ली जाए तो वो या तो मेरी माँ की जैसी मौत मरती है या वो मौत मरती है जो आप मुझे देने वाले हैं। लेकिन हुजूर, मैं चाहती हूँ कि रेप का शिकार होने वाली औरतों के जीवन में अगर यही अंजाम लिखा है तो वे मेरी माँ की मौत न मरे, बलात्कारी की हत्या करके फांसी के फंदे पर झलने को तरजीह दे। सरकार, मेरे संबंधियों ने मुझसे कहा कि तुम अदालत में चुप रहना। इस घटना का न कोई चश्मदीद गवाह है, न कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार ही बरामद हुआ है। लेकिन हुजूर, आपने गीता पर हाथ रखवाकर मुझे सच बोलने की कसम दिलाई है, तो मैं झट क्यों बोलूं? आप अगर फांसी नहीं भी देंगे तो इज्जत लुट जाने के बाद मेरी जिंदगी मौत से क्या बेहतर होगी? मेरे जैसियों को मरने से बचाना है तो ऐसी घटनाओं को रोकिए सरकार। मारना ही है तो कलम आपके हाथ में है, चलाइए और चलाकर तोड़ दीजिए। बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। फटीफटी आंखों से ईशई को देख रहे जज ने अदालत की कार्यवाही अगले दिन के लिए मुलतवी कर दी। प्राइवेट पार्ट छूना, पाजामे का नाड़ा खींचना रेप का प्रयास नहीं। रेप की सही डेफिनेशन क्या है? किन हालात में कहा जा सकता है कि लड़की का रेप हुआ है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक लड़की के ब्रेस्ट छूना और पाजामे के नाड़े को खींचना रेप या अटेम्प्ट टू रेप के मामले में नहीं गिना जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सिरे से नकार दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि यौन अपराधों में, खासकर जब इनमें विक्टिम बच्चे हो, तो कोर्ट को कैसे टिप्पणी करनी है और अपने फैसले को कैसे फ्रेम करना है, इसके लिए गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। हालांकि यह कोई इकलौता मामला नहीं है जब कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी सामने आई है। ये घटना साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई थी, जब लड़की के ब्रेस्ट को दबाया गया, पाजामे का नाड़ा तोड़ा गया और उसे जमीन पर घसीटा गया था। कोर्ट का कहना है कि ये सभी बलात्कार करने की कोशिश के लिए काफी नहीं है। जब अदालतों से इस तरह के फैसले आते हैं तो आम लोगों को यही महसूस होता है कि कहीं न कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि अगर किसी महिला या नाबालिग के साथ जबरन बदसलूकी की जाए, उसके शरीर के अंगों को दबाया जाए या कपड़े उतारने की कोशिश की जाए, तो क्या ये बलात्कार की नीयत नहीं दिखाता? क्या हम तब तक इंतजार करें कि असल में बलात्कार हो जाए, तभी जाकर बलात्कार या उसके प्रयास की धाराएं लगे? ऐसी सोच और जवाबदेही का तरीका न सिर्फ आरोपियों को राहत देता है, बल्कि कहीं न कहीं उनका बचाव भी करता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता।